Hello students, welcome back to Grade Learner K-12. Myself Mahvish Sadaf and I am here to teach you biology of class 12. We have already started the third chapter which is human reproduction, and in the last three videos we had discussed about male and female reproductive system and spermatogenesis, and today we are going to study about oogenesis and menstrual cycle. So let's start with oogenesis. oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट. ओके, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट यानी ओवम के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? oogenesis. ये कब शुरू होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपको क्या कहा था कि वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन oogenesis क्या होता है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. जब भी कोई फीमेल बेबी जब मदर के वोम्ब में होती है उसी टाइम वहां पर oogenesis स्टार्ट हो चुकी होती है, ठीक है. अब देखिए, इसी वजह से क्या होता है, ये जो oogenesis होती है ना, ये टिल डेथ नहीं होती रहती है, ये स्टॉप हो जाती है. oogenesis जो होती है वो स्टॉप हो जाती है कब? एट द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स oogenesis स्टॉप हो जाती है. होता क्या है कि 2 मिलियन गैमीट मदर सेल oogonia फॉर्म होते हैं हर ओवरी में. ओवरी जो होता है वो दो होता है, दो ओवरी. यहाँ पे सिंगल ओवरी के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है, वहां पे गैमीट मदर सेल बनते हैं. गैमीट मदर सेल का यहाँ पे नाम क्या है? oogonia. स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या नाम था उसका? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है. और कितने बनते हैं? 2 मिलियन गैमीट. तो यानी टोटल कितने हो गए? 4 मिलियन, है ना. दोनों ओवरी की अगर हम बात करें तो टोटल 4 मिलियन गैमीट हो जाएंगे. 4 मिलियन गैमीट. एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी हुई है कि एक कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल इज फॉर्म्ड इन ईच ओवरी. क्या लिखा हुआ है? ये कपल ऑफ मिलियन, यानी कि इसका मतलब भी 2 मिलियन ही हुआ, ठीक है. फिर क्या कहते हैं कि ये जितने oogonia बन जाते हैं बर्थ के बाद, ये फिर इसमें कोई भी फर्दर एडिशन नहीं होता है इसमें, ठीक है. नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है. बर्थ के बाद कोई भी oogonia नहीं बनती, इतने ही रहते हैं. टोटल 4 मिलियन oogonia होती है. उसके बाद ये दो लाइन जो है इसके बारे में आपको शायद अभी समझ में नहीं आए. Within tertiary follicle, secondary oocyte develops a new membrane called zona pellucida. इस बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. और oogenesis के बाद क्या होता है कि एक ओवम का फॉर्मेशन होता है और 3 पोलर बॉडी बनते हैं, ठीक है. ये पोलर बॉडी जो बनते हैं ना, ये सिर्फ क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए बनते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं होता है, ठीक है. नॉन फंक्शनल होते हैं ये बिल्कुल. और ये 3 कैसे बनते हैं ये भी आपको बताऊंगी आगे. नॉन फंक्शनल, ठीक है. तो अब हम लोग पढ़ेंगे oogenesis को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. ये रहा इस तरह का फ्लो चार्ट. अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? oogonia. oogonia क्या है? गैमीट मदर सेल है. तो ये डिप्लॉइड होगा और कितना होगा इसमें? 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है. जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया जो था वो गैमीट मदर सेल था, यहाँ पर oogonia इज गैमीट मदर सेल. वहां भी सबसे पहले माइटोसिस हुई थी और क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. यहाँ क्या बना है? प्राइमरी oocyte, ठीक है. तो अगेन माइटोसिस जो है वो क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है. इक्वेशनल डिवीजन, तो यहाँ पर क्या होगा? ये डिप्लॉइड हुई होगा और 46 क्रोमोसोम होंगे इसके अंदर, ठीक है. ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल या फिर इसी को क्या कहा जाता है? फॉलिक्यूलर सेल्स. इस तरह से छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है. तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल है ना, इन्हीं को ग्रैन्युलोसा सेल भी कहा जाता है, ठीक है. तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ इसकी लेयर आ जाती है एक, ठीक है. ये अगर प्राइमरी oocyte है तो इसके चारों ओर क्या आ जाता है? ये ग्रैन्युलोसा सेल या फिर फॉलिक्यूलर सेल्स होता है. अब इसका नाम चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे अब इसको, ठीक है. प्राइमरी oocyte को अब क्या कह रहे हैं? प्राइमरी oocyte जो है वो मॉडिफाई हो गया किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में, ठीक है. क्यों? क्योंकि उसके बाहर में फॉलिक्यूलर सेल्स की लेयर आ गई है, ठीक है. अब क्या होता है? बर्थ होने तक सिर्फ कितने बच जाते हैं हर ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल? 60,000 to 80,000 लेफ्ट इन ईच ओवरी, है ना. एक ओवरी में आप देखिए, oogonia जब 2 मिलियन था, मैं एक ओवरी के बारे में भी बात कर रही हूँ कि जब oogonia 2 मिलियन था तो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte भी 2 मिलियन हुए होंगे, ठीक है. अब प्राइमरी oocyte अगर 2 मिलियन है तो प्राइमरी फॉलिकल को भी 2 मिलियन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है. बर्थ होने तक क्या होता है? बहुत सारे प्राइमरी oocyte जो हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है.
उसके बाद क्या होता है, बर्थ होने तक तो होता ही है, और फिर प्यूबर्टी के एज तक पहुंचने तक क्या होता है, बहुत सारे जो प्राइमरी oocyte होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो कितने बच गए प्राइमरी फॉलिकल, सिर्फ 60,000 to 80,000। आप समझ सकते हैं ये नंबर बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू मिलियंस, ठीक है। तो एक ओवरी में 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बच जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि देखिए सबसे पहले तो माइटोसिस हो गई, प्राइमरी oocyte बन गए। अब क्या होता है ना कि यहीं पर प्राइमरी oocyte में ही मियोसिस फर्स्ट भी स्टार्ट हो चुकी थी। क्या हो गया था, मियोसिस फर्स्ट, ये इसमें स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मैं किस स्टेज की बात कर रही हूँ। बर्थ होने से पहले प्राइमरी oocyte तो मदर के यूट्रस में ही बन गया था, जब बेबी मदर के यूट्रस में था तभी बन गया था, ठीक है। तो तब तक तभी मियोसिस फर्स्ट शुरू हो चुकी थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट में ये आकर रुक गई थी, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आकर मियोसिस फर्स्ट रुक गई थी, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट भी होना था लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन अपना चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल बन गया, बेबी का बर्थ भी हो गया, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल किसको कहेंगे कि अब इस प्राइमरी फॉलिकल के बाहर में और भी बहुत ज्यादा प्राइमरी ये ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर आ रही है, ठीक है, फाउंड बाय सराउंडिंग ऑफ मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर आ रही है, ठीक है, बाहर में। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब सेकेंडरी फॉलिकल में ये देखिए इतने सारे जो लेयर्स है ना फॉलिक्यूलर सेल की, अब इसको कहा गया क्या, थीका। क्या नाम दिया गया इसको, थीका, ठीक है। अब देखिए थीका जो होता है ना वो दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। जो सबसे बाहर में लेयर हो जाता है उसको कह देते हैं थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर वाली लेयर होती है ना, अंदर मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल के जस्ट बाहर वाली लेयर, उसको क्या कह देते हैं, थीका इंटरना, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल में, यानी और भी ज्यादा वो ग्रैन्युलोसा सेल की और भी ज्यादा लेयर, ठीक है, तब उसको कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। अब टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है, एक कैविटी सी बन जाती है, ठीक है, और उस कैविटी का नाम क्या होता है, एंट्रम। हर फॉलिकल की अपनी अपनी कुछ खासियत है, ठीक है। जैसे सेकेंडरी फॉलिकल में टर्म आया थीका, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लेयर्स का नाम हो गया थीका। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी बन गई जिसको क्या कहा गया, एंट्रम कहा गया, ठीक है, ठीक है, एंट्रम कहा गया। और ये डिवीजन अभी भी है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना भी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही प्यूबर्टी आती है, ठीक है, प्यूबर्टी अगेन मैंने आपको बताया था एज ऑफ 12 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वहां पर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट रुकी हुई थी जो प्राइमरी oocyte में आकर, अब वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही कंप्लीट होगी तो क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। जैसे कि वहां पर क्या था स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। वैसे ही यहाँ पर प्राइमरी oocyte जो है उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। अब आप सोच रहे होंगे ये बीच का ये सब क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो ये प्राइमरी oocyte का ही मॉडिफिकेशन था, उसमें जो मॉडिफिकेशन चल रही है तो वैसे उसका नाम अपना बदला जा रहा था, ठीक है। लेकिन वो था प्राइमरी oocyte ही, उसके अंदर में चीजें बदल रही थी अंदर बाहर, तो उस हिसाब से उसका नाम हो रहा था, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो ये जब प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte बन गया ना, अभी भी उसके पास टर्शियरी फॉलिकल है, ठीक है, क्योंकि बाहर में तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये बाहर की लेयर्स तो गायब नहीं हुई है ना, वो तो अभी भी है, ठीक है। तो ये अंदर में था ना प्राइमरी oocyte, ये बस बदल गया सेकेंडरी oocyte में, लेकिन ये जो बाहर की लेयर्स हैं ये तो अभी भी वही है, ठीक है। यानी कि हम अभी कहाँ पर है, टर्शियरी फॉलिकल के स्टेज पर, ठीक है। तो देखिए ये कन्वर्ट हो गया आपका सेकेंडरी oocyte में, और इसके बाहर में जितनी भी लेयर्स के एडिशन की वजह से ये क्या बन चुका था, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में होता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए। अब देखिए मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो दो चीजें बनेंगी, ठीक है, क्योंकि मियोसिस क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन।
तो ऑब्वियसली सब कुछ हाफ होगा, सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी हाफ हो गई, ठीक है। अब इसके साथ भी एक कोई सेल होना चाहिए, ठीक है। 2 सेकेंडरी oocyte नहीं बनता है, सेकेंडरी oocyte हमेशा कितना बनता है, सिंगल बनता है, एक। अब इसमें क्रोमोसोम कितना होता है, 23 क्रोमोसोम। अब इसी क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए एक चीज बन जाती है जिसका नाम होता है पोलर बॉडी, ठीक है। ये क्या होता है, पोलर बॉडी होता है। इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। बस क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए ये बनता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो प्राइमरी oocyte का जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन होता है ना, वो सब सेकेंडरी oocyte में ही चला जाता है। इसको बहुत कम साइटोप्लाज्म मिलता है पोलर बॉडी को, ठीक है। और ये भी हैप्लॉइड ही होगा। देखिए लिखा हुआ है ना, विद इन टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है, कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में ही प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट कर जाती है। अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर भी एक फॉलिकल का नाम आता है, मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होता है, ये टर्शियरी फॉलिकल का नाम अब चेंज हो जाता है। टर्शियरी फॉलिकल जो होती है अब वो मैच्योर कर जाती है, ठीक है। तो उसका क्या नाम आ जाता है, उस मैच्योर फॉलिकल का नाम क्या हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। अब हम क्या कहेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, ठीक है। विद इन ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट। ये हो गया आपका ग्राफियन फॉलिकल, और ये अंदर में क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियरली सब कुछ समझना है, ठीक है। अब ये हो गया, अब सेकेंडरी oocyte बन गया, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होता है, अब ये जब कोई भी चीज जब मैच्योर हो जाती है तब वो फटेगी, ठीक है। यानी कि ग्राफियन फॉलिकल की लेयर जो है वो खत्म हो जाएगी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकलेगा, है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल को चीर कर बिल्कुल ये सेकेंडरी oocyte बाहर की तरफ निकलता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं ना, ओवम होता क्या है कि ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, इसमें देखिए ये जो सेकेंडरी oocyte थी ना, इसमें मेयोसिस 2 शुरू हो चुकी थी, मेयोसिस 2 शुरू हो गई थी, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई थी अभी। मेयोसिस 2 शुरू हो गई थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी, ये रुक गई थी। कहाँ पे रुक गई थी, मेटाफेज 2 स्टेज पर। मेयोसिस 1 कहाँ रुकी थी, प्रोफेज 1 पर। और मेयोसिस 2 कहाँ रुक जाती है, मेटाफेज 2 स्टेज पर। तो मेयोसिस 1 जब रुकती है अंदर में, मतलब बर्थ होने से पहले जब वो रुकती है, तो कंप्लीट कब होती है, प्यूबर्टी के एज पर आकर कंप्लीट होती है। तो मेयोसिस 2 जब शुरू हो चुकी है और वो जब रुक गई, तब वो कंप्लीट कब होगी, जब स्पर्म आएगा। स्पर्म जैसे ही आकर इस सेकेंडरी oocyte से टकराएगा, एंटर करेगा स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर, वैसे ही ये क्या होगा, सेकेंडरी oocyte एग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी मेयोसिस 2 अब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्पर्म के एंटर होने के बाद ही मेयोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो जब तक मेयोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती है, इसका नाम सेकेंडरी oocyte ही होता है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद यही चीज ओवम में बदल जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था कि ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। लेकिन बाद में वो सेकेंडरी oocyte ओवम में ही बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, ओवम लिख दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, सेम ही चीज है, सेकेंडरी oocyte ही है, ठीक है। इसी को ओवम में बदलना है, ओवम में। और 2 पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक है। 2 पोलर बॉडी कैसे, देखिए मेयोसिस 2 जो होती है वो किसकी तरह होती है, माइटोसिस की तरह होती है ना। और वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। तो अब वो बनेंगे ना, 2 सेल बनेंगे। यानी वहां से सेकेंडरी oocyte का तो ठीक है ओवम बन गया, लेकिन वो जो एक पोलर बॉडी थी यहाँ, इसका क्या होगा, इससे भी 2 सेल बन जाएंगे, है ना। 2 पोलर बॉडी इससे भी बन जाएंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो इटैलिक में करके, कि ये पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाएगी या फिर इसका फर्दर डिवीजन होगा। तो यस, वहां पर डिवीजन होगा उसका, ठीक है। और वो 2 पोलर बॉडी बनेगी। इसलिए मैंने पीछे आपको लिखा था ना कि oogenesis के फॉर्मेशन के बाद फाइनली एक ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडी बनती है। 3 पोलर बॉडी यहीं से आई, ठीक है। एक पहले बनी थी और 2 बाद में बनी, तो टोटल 3 पोलर बॉडी फॉर्म होती है, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, बिल्कुल। तो नेक्स्ट अब हम लोग मूव कर जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो साइकिल सबसे पहले इसलिए कहा गया क्योंकि हर 28 से 29 दिन के बाद ये वापस से रिपीट होती है, ठीक है। इसलिए एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जो कंटिन्यू रहता है फीमेल के अंदर, ठीक है। और किसमें होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स के अंदर होता है। प्राइमेट्स आप समझ रहे हैं ना, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, उसमें एक ऑर्डर आता है प्राइमेट्स, जिसके अंदर ह्यूमन आता है, मंकी आता है और एप्स आता है। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं ना, उसको नॉन प्राइमेट्स कहा जाता है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक और साइकिल होती है, ईस्ट्रस साइकिल,
वो नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ प्राइमेट्स के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज अकर्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। सबसे पहले ये टर्म जानिए, मेनार्क का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ये साइकिल जब सबसे पहली बार स्टार्ट होती है उसको कहा जाता है मेनार्क। 12 टू 15 ईयर्स ऑफ एज पर ये स्टार्ट होती है ये साइकिल फीमेल के अंदर, ठीक है। मेनोपॉज का मतलब होता है परमानेंट स्टॉपेज, ये साइकिल जब परमानेंटली रुक जाती है, ठीक है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज पर ये साइकिल परमानेंटली रुक जाती है, ठीक है। तो ये साइकिल बिगिनिंग होती है और फिर ये खत्म होती है। इन दोनों के बीच में जो पीरियड होता है ना, ये फेज कहलाता है रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। यहाँ पर फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होती है, ठीक है। इसलिए ये लाइन है कि रिप्रोडक्टिव फेज कब तक होता है, बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो भी इवेंट हैं वो सब रुक जाते हैं और फिर वहां पर कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो उसको मेनोपॉज नहीं कहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने मेनोपॉज के डेफिनेशन में क्या लिखा था, परमानेंट स्टॉपेज, ठीक है। और प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, टेम्परेरी स्टॉपेज होता है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, दिस इज टेम्परेरी स्टॉपेज, टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब परमानेंटली रुक जाता है उसको मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में ये सारे इवेंट्स रुक जाते हैं, ठीक है। क्यों रुक जाते हैं, कैसे रुक जाते हैं, अब हम लोग इस साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं। इसके फेज होते हैं कुछ, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, वहां से आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब होता है ब्लीडिंग फेज, ठीक है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है उस टाइम का फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। क्यों होती है ये ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियल। सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने आप लोगों को यूट्रस पढ़ाया था, ठीक है। यूट्रस में कहा था सबसे बाहर वाली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, बीच की लेयर होती है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम। ये मान लीजिए सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है। ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है ना, इसी के अंदर देखिए यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पर एग, यहाँ पर नहीं, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब अटैच होता है ना, यहाँ पर एग होता है, ठीक है। तो ये एग जब फर्टिलाइज कर जाता है, जाइगोट बनता है, तो क्या होता है, ये यहाँ से मूव होते होते फाइनली यूट्रस में आता है। यूट्रस की भी ये एंडोमेट्रियम की लेयर में चला जाता है और यहीं पर इसका डेवलपमेंट होता है। जितना भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना, वो एंडोमेट्रियम की ही लेयर में आकर होता है, ठीक है। इस वजह से अब कोई चीज कहीं पर आ रही होती है तो उसका स्वागत करने के लिए एंडोमेट्रियम जो है पूरी प्रिपरेशन करके रखती है, यानी अपने वॉल्स को बहुत ज्यादा थिक कर लेती है। यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स वगैरह, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इसको थिक कर लेती है, ठीक है। बिल्कुल ये मैच्योर हो जाती है, मतलब कि इसके अंदर जाइगोट आने वाला है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। उसी तरह से ये अपनी पूरी तैयारी करके रखती है। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए इस ओवम को अगर स्पर्म नहीं मिला और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये एग जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिन तक तो ये रहेगा नहीं, एग डीजेनरेट कर जाएगा। 24 घंटा, ठीक है, 24 आवर्स ओवरी से एग के रिलीज होने के बाद 24 आवर्स तक एग वेट करता है। अगर उसको कोई स्पर्म नहीं मिलता है तो ये एग जो है वो डीजेनरेट कर जाता है। तो जैसे ये एग डीजेनरेट हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका तो कोई काम रहा ही नहीं, तो ये क्या करता है, सब कुछ तोड़ देता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम की पूरी लेयर ऐसे टूट जाती है, ठीक है। अब ये इसके अंदर पूरे ब्लड वेसल्स टिश्यूज वगैरह थे, ठीक है, तो ये सब कुछ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और इस फेज को कहा जाता है ब्लीडिंग फेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड ब्लड वेसल। एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है वो ब्रेक कर गई, सारे ब्लड वेसल्स वगैरह टूट गए, ठीक है। और ब्लीडिंग कब स्टार्ट होती है, जब ओवम जो रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी।
कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो हो सकता है वो एक इंडिकेशन हो प्रेगनेंसी का। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स हैं वो रुक जाते हैं, तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग फेज भी रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मे बी, हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन जो है वो इर्रेगुलर होता है, ठीक है। वो उसका बहुत सारा रीजन होता है, जैसे मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकता है, इस वजह से उनमें मेंस्ट्रुएशन फेज नहीं होता है, ठीक है। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट फेज क्या है, फॉलिक्यूलर फेज। अब देखिए क्या होता है कि ब्लीडिंग के बाद क्या होती है कि अगेन अब जो वो ओवरी है वहां से एग रिलीज होगा, ठीक है। फिर से वही सारी प्रोसेस होंगी, इंडोमेट्रियम खुद को तैयार करेगा, ठीक है। तो ये सारे फेज को क्या कहा जाता है, फॉलिक्यूलर फेज। इसमें क्या होता है, ये वो जो प्राइमरी फॉलिकल थी, ठीक है, आपको बताया था ना, इस ओवरी में oogonia है, oogonia बनी प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के बाद वो बन गया प्राइमरी फॉलिकल। मतलब प्राइमरी oocyte में मॉडिफिकेशन हुआ, बाहर में फॉलिक्यूलर सेल्स आए और वो बना प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो सिर्फ कितना बचता है, 50 to 60,000 ही बचते हैं सिर्फ, ठीक है। बाकी सारे सारे डिजेनरेट हो जाते हैं बर्थ होने तक। तो यहाँ से एक और ओवरी जो, एक और फॉलिकल जो है, हर मंथ में एक फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, सिर्फ एक फॉलिकल का, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्रो करती है और वो मैच्योर होते होते बिल्कुल क्या बन जाएगी, फाइनली सेकेंडरी oocyte। देखिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुई, हर जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या टर्म लिख दिया गया, ओवम। यहाँ सेकेंडरी oocyte ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। अगर हम जानते हैं सब कुछ तो हमें पता है कि अब तक वो एग बना नहीं है, ठीक है। वो अभी तक सेकेंडरी oocyte पर ही है वो, ठीक है। जब तक स्पर्म वहां पर आएगा नहीं तब तक तो वो एग बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी oocyte फाइनली एग ही बनना है, इसीलिए हर जगह एग एग लिखा जाता है, ठीक है, एग और ओवम, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये बिल्कुल मैच्योर होगी और एंडोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट्स। एंडोमेट्रियम जो शेड कर गया था, अब जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बढ़ रहा है, जैसे ही उसने सुना कि हाँ मेहमान आने वाला है, तो फिर क्या होता है, वो अपनी तैयारी शुरू कर देता है। मेहमान यहाँ पर कौन है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। वो वहां पर प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर कर रहा है, तो यहाँ पर वो भी अपनी तैयारी शुरू कर देता है, ठीक है। वापस से इसमें सब सारे वो थिकनिंग आ जाती है बिल्कुल, ठीक है। खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है ये। अब देखिए ये जो फॉलिकल है ना, ये जैसे जैसे बढ़ती रहती है तो ये क्या सिक्रीट करती है, ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है। क्या है ये, ईस्ट्रोजन। तो ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन। अब क्यों लिखा है ग्रोइंग फॉलिकल, मैंने आपको वो बताया था ना, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। थीका इंटरना वाली जो लेयर होती है ना, वही ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है, ठीक है। इसलिए कह दिया गया यहाँ ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रीट ईस्ट्रोजन, है ना। थीका इंटरना भी फॉलिकल्स के ग्रोथ की वजह से ही बना था। सेकेंडरी फॉलिकल में कह दिया गया था, इसको थीका नाम दिया गया था, ठीक है। अब देखिए ओवरी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और यूट्रस में भी चेंजेस आ रहे हैं। ओवरी में चेंजेस क्या आ रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हो रही है। यूट्रस में क्या चेंजेस आ रहे हैं कि एंडोमेट्रियम की लेयर जो रीजनरेट हो रही है। ये दोनों का जो ये चेंजेस आ रहे हैं ना, ये किसी ना किसी हार्मोन की वजह से होगा, ठीक है। तो किस हार्मोन की वजह से होता है, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। ओवरी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं, और यूट्रस के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा होगा, एफएसएच एंड एलएच, और ओवेरियन हार्मोन्स हो जाएगा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ओवरी के अंदर चेंजेस आ गए पिट्यूटरी की वजह से, और यूट्रस के अंदर चेंजेस आ गए ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। यूज ना हो इसलिए लिख देते हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या था, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। तो ये मैच्योर कर गई, उसके बाद देखिए क्या होगा, ओव्यूलेशन फेज आता है उसके बाद, ठीक है। साइकिल मैंने आपको बताया था कि 28 और 29 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन जो होता है वो 14th डे पर होता है। एग्जैक्टली जो साइकिल की 14th डे होती है ना, वहां पर ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। और ओव्यूलेशन क्यों होता है, एलएच का लेवल जैसे ही बढ़ता है, एलएच ओव्यूलेशन करा देता है। ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है कि सेकेंडरी oocyte का रिलीज हो जाना, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन, और ये एग्जैक्ट 14th डे पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एलएच का लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है, ठीक है, हाईएस्ट होता है, पीक लेवल, जिसको एलएच सर्ज भी कहा जाता है, ठीक है। और सिर्फ एलएच ही नहीं बढ़ा हुआ होता, थोड़ा बहुत एफएसएच भी बढ़ा हुआ होता है और ईस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर, खैर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो आएंगे नहीं बोर्ड्स में,
ठीक है। एफएसएच और ईस्ट्रोजन का भी लेवल थोड़ा सा बढ़ा होता है। आप जब चार्ट देखेंगे ना एनसीईआरटी का तो आप उसको उसमें क्लियरली दिखेगा कि एलएच का लेवल तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन साथ में एफएसएच और ईस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ा है। ठीक है। और ये इन सारे लेवल के इंक्रीज होने की वजह से ओव्यूलेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नहीं बढ़ता है। ठीक है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना वो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है बाद में इसका लेवल बढ़ेगा। ठीक है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तब वहां पर ये लेवल बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बढ़ जाएगा। आपने पहले भी 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है। तो अभी तो एग का रिलीज हुआ है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में कोई वो आपको इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा। ठीक है। बाद में लेकिन आपको दिखेगा उस चार्ट में। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे लूटियल और सिक्रीटरी फेज। ठीक है। लूटियल फेज को ही क्या कहा जाता है? सिक्रीटरी फेज। अब देखिए, लूटियल नाम आया है इसका कॉर्पस लूटियम की वजह से। कॉर्पस लूटियम। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि वो जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो रप्चर होती है, रप्चर, और यहाँ से सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देती है। लेकिन ग्राफियन फॉलिकल का जो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ बचा खुचा जो इसका पार्ट होता है, ये क्या करता है? कॉर्पस लूटियम बनाता है। क्या बनाता है? कॉर्पस लूटियम। ठीक है। तो इस यहाँ लूटियम की वजह से इस फेज का नाम है लूटियल फेज। और ये कॉर्पस लूटियम अब सिक्रीट करता है इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है, इस वजह से इसका नाम सिक्रीटरी फेज भी है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हो रहा है। इस वजह से आपको बाद में दिखेगा, यानी ओव्यूलेशन के बाद आपको चार्ट में दिखेगा कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई है। ठीक है। क्योंकि कॉर्पस लूटियम भी जो है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने लगता है। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना वो एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और ऐसे प्रेगनेंसी हार्मोन तो ये है ही। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मेंटेन होकर रहेगा तभी तो वहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। बाद में भी हेल्प करता है, लेकिन अभी मतलब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उससे पहले तक एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में इसका रोल होता है। ठीक है। अब देखिए ये लूटियल फेज जो है ना ये फिक्स्ड होती है, 14 दिन की होती है। आपने इससे पहले किसी भी फेज में एक फिक्स्ड नंबर नहीं देखा होगा कि ये इतने ही दिन का होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज जो था, ब्लीडिंग फेज, वो भी वैरी करता है। ठीक है। 3 to 5 डेज भी हो सकता है, 7 डेज का भी हो सकता है। ठीक है। तो वो कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। लेकिन लूटियल फेज जो है ये कांस्टेंट है कि हमेशा ये 14 दिन का होगा। ठीक है। और ये जो है ना ये 14th डे है। अब 14th डे तो कभी भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन साइकिल के हमेशा 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा। और जो सिक्रीटरी फेज होता है वो हमेशा 14 दिन का होगा। आपको ये नंबर में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, 14 एंड 14th। ठीक है। अब देखिए अब हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि ओव्यूलेशन किस दिन हुआ? जितने दिन की साइकिल होती है उसमें से 14 को माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो वही उतने दिन पर ओव्यूलेशन हुआ। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी फीमेल की साइकिल 30 दिन की है, ठीक है, तो 30 में से 14 माइनस कर दीजिए, यानी 26th डे जो होगा ना साइकिल का वो होगा डे ऑफ ओव्यूलेशन। उस दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना 14th एंड यहाँ पे 14 तो नहीं आया, ये नंबर तो वेरी कर गया। ठीक है। समझ गए आप लोग? ये सब कुछ तो हो गया आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि मेनोपॉज के बाद, यानी कि जब परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है। ठीक है। ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट स्टॉपेज जब हो जाता है तो उसमें स्टेरॉइडल हार्मोन का लेवल डिक्रीज कर जाता है और जो गोनाडोट्रोपिन्स है उनका लेवल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, डिक्रीज एंड इंक्रीज। स्टेरॉइडल हार्मोन का मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात कर रहे हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और गोनाडोट्रोपिन्स का मतलब ये FSH-LH की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यों कहा गया कि स्टेरॉइडल हार्मोन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा? ईस्ट्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा था? ग्रोइंग फॉलिकल्स। आपको बताया था ना कि फॉलिकल जब ग्रो कर रही होती है तो लेयर बन जाते हैं उसका, थीका इंटरना वाली लेयर वो ईस्ट्रोजन बनाती है। तो अब जब कोई फॉलिकल है ही नहीं जो उसके लेवल
जो मैच्योर हो, ऐसी कोई फॉलिकल बची ही नहीं अब, तो फिर ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट नहीं होगा, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन को कौन बना रहा था? कॉर्पस लुटियम सिक्रीट कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है, कॉर्पस लुटियम। अब कॉर्पस लुटियम किससे बना था? ग्राफियन फॉलिकल से बना था। अब जब कुछ है ही नहीं, तो ये सब का लेवल तो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा ही। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सबको सिक्रीट करने वाला कोई है ही नहीं, तो इनका लेवल डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, एफएसएच एंड एलएच। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, ठीक है। तो एफएसएच क्या करेगा? फॉलिकल्स पे काम कर रहा था, यानी कि इन फॉलिकल्स पर, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मतलब जो भी ग्रोइंग फॉलिकल्स पर एक तरह से एफएसएच का कंट्रोल था, ठीक है। अपने फीडबैक मैकेनिज्म 11th क्लास में पढ़ा होगा हार्मोन्स का। एफएसएच को यहाँ पर क्या दिख रहा है? एफएसएच यहाँ पर क्या देख रहा है कि ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है बार बार। तो वो क्या करेगा, ये जो उसको क्या लगेगा कि जो ग्राफियन मतलब कि जो भी फॉलिकल्स हैं वो ईस्ट्रोजन को सिक्रीट ही नहीं कर रही हैं, ठीक है। लेकिन रीजन क्या है, मतलब हकीकत क्या है कि कोई फॉलिकल बची ही नहीं है जो अब ग्रो करे और जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो, ठीक है। तो एफएसएच को ऐसा लगेगा कि ईस्ट्रोजन का सिक्रीट ही नहीं कर रहा है फॉलिकल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना लेवल और बढ़ाता जाएगा। ये सोचेगा कि मेरा लेवल जितना बढ़ेगा उतने ज्यादा फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट होंगे, लेकिन स्टिमुलेट होने के लिए कोई है ही नहीं। तो ये क्या होने लगेगा, इसका लेवल इस वजह से इंक्रीज करने लगेगा बहुत ज्यादा, एफएसएच का लेवल, ठीक है। अब एफएसएच का लेवल इंक्रीज करेगा तो उसके साथ साथ एलएच का लेवल भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आपने हर जगह देखा होगा जहां भी एफएसएच का लेवल बढ़ेगा वहां एलएच का भी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम में एलएच का लेवल मैक्सिमम बढ़ेगा, एफएसएच का थोड़ा सा बढ़ेगा। आप चार्ट आपको अभी मैं दिखा देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये लाइन समझ में आ गई ना कि स्टेरॉइडल हार्मोन क्यों डिक्रीज कर रहा है, गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं चार्ट की तरफ। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है ये रहा मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिक्यूलर फेज, इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो हो रहा है वो प्रोलिफरेट हो रहा है, ठीक है, रीजनरेट हो रहा है, उसी का एक टर्म है प्रोलिफरेट करना। लुटियल फेज इज सिक्रीटरी फेज, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट साइकिल बिगिन करते हैं सिक्रीटरी फेज। ये हमेशा 14 दिन का होगा, ठीक है, 14 डेज। अब देखिए ये 14th डे था ना साइकिल का, यहाँ पे देखिए ओव्यूलेशन हो गया, लिखा हुआ है ना ओव्यूलेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या था, शुरू में एफएसएच का लेवल ज्यादा था और एलएच का लेवल जो था वो कम था, ठीक है। धीरे धीरे ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते एलएच मैक्सिमम बढ़ा और ये जो एफएसएच है वो थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, लेकिन बढ़ा तो ये भी है ना। तो देखिए फॉलिकल्स हैं शुरू में, यहाँ पे सबसे पहले तो ये साइकिल शुरू ही होती है ब्लीडिंग फेज से, ठीक है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैक्सिमम ये ब्लीडिंग फेज रहता है, ठीक है। इसके ब्लड को मेंस कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होगा, ब्लीडिंग फेज जैसे ही खत्म होगा फिर फॉलिकल्स जो है वो अपना मैच्योर होना शुरू करेंगी, ठीक है। अब जैसी फॉलिकल ग्रो करेगी तो फॉलिकल को जो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है वो भी बढ़ेगा, उसका भी लेवल। तो ये एफएसएच जो है, इसलिए यहाँ पर एफएसएच जो है आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। फॉलिकल्स को यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है, बढ़ा, उसके बाद ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अचानक क्या होता है, ये ईस्ट्रोजन जो इसका लेवल बढ़ गया आपको दिख रहा है, ठीक है। पहले शुरू में कांस्टेंट था, ईस्ट्रोजन भी प्रोजेस्टेरॉन भी, ठीक है, कांस्टेंट था। यहाँ पे अचानक बढ़ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स का ग्रो हो रहा है, ठीक है, फॉलिकल्स मैच्योर कर रही हैं, ठीक है। और जैसी फॉलिकल बढ़ती है ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन। प्रोजेस्टेरॉन देखिए आपको कंटिन्यूअसली क्या दिख रहा है, कांस्टेंट ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट्रोजन बढ़ा, डे ऑफ ओव्यूलेशन जैसे ही है वहां पर आपको क्या दिखा, एलएच का भी लेवल बढ़ा, एलएच की वजह से ही यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। एफएसएच का भी लेवल बढ़ा और ईस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नहीं बढ़ा, ठीक है। मैक्सिमम ये एलएच की वजह से ही होता है, ऐसा लिखा हुआ होता है ना, एलएच इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, एलएच सर्ज कॉजेस ओव्यूलेशन, तो आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी साइड बाहर निकल गई। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम, ये जो यहाँ पर ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये किसमें चेंज कर गई, कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा, इसलिए यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया, ठीक है। और ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो अभी डाउन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया, उसके बाद देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल उसके बाद कम हो गया। कम क्यों हुआ, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सब कुछ डीजेनरेट करेगा, है ना। यहाँ पे लिखा हो ना रिग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम, यानी कि अब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट कर रहा है, ठीक है। तो यानी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डाउन होगा, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया,
अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ उसने एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना था, अब वो भी नहीं हो पाएगा मेंटेन, यानी वो सब कुछ शट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी फिर। ठीक है, ये चार्ट समझ गए आप लोग? तो ये सब कुछ था पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।